जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में चल रहे इस डाउट को आज मैं क्लियर करने आ रहा हूं कि बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में है कि हमारे गणित के पेपर में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। तो इन सारी चीजों का, इन सारी समस्याओं का हल आज यहीं पे मिलने वाला है मेरे भाई। तो जहां पे बैठे हो ना, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो पलथी मार के बैठ जाओ और पूरा का पूरा वीडियो चुपचाप देख लो, पड़ोसी को भी मत बताना। चलो भाई, तो आज मैं आपको के लिए पूरी की तरह से आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई कि सिलेबस क्या है, आपका न्यू सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, मैथ से क्या पूछेगा। इन सारी चीजों का समस्या का हल मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि आखिर इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि आपके गणित के सिलेबस की अगर बात करूं, आपके पाठ्यक्रम की बात करूं, तो टोटल आपके 6 इकाइयां हैं। कितने? 6 इकाइयां हैं टोटल। बच्चों कितने हैं? 6 इकाइयां हैं, जिसमें इकाई नंबर 1 और इसके अंतर्गत कुछ चैप्टर होते हैं, इकाई नंबर 2 के अंतर्गत कुछ चैप्टर है। तो ऐसे करके टोटल आपके 13 चैप्टर हो जाते हैं। कितने भाई? कितने भाई? इकाई कितने हैं मेरे भाई? इकाई कितने हैं? इकाई बोलोगे सर जी 6 हैं। और टोटल चैप्टर कितने हैं इसके अंतर्गत? बोलोगे सर टोटल चैप्टर तो 13। तो क्या इसमें घबराने वाली बात है? क्या क्या 13 चैप्टर से तुम घबरा गए क्या? नहीं बाबू, घबराने वाली कोई बात नहीं है हमारा बाबू, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं, हम एक एक करके सारे सिलेबस को एक बार बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न क्या है उनको भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताने वाला हूं, कहां पे एमसीक्यू कितने होंगे, आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन कितने होंगे, सारी चीजों का हल बस निकलने वाला है कुछ देर में बेटा। तो इकाई नंबर 1 में पहला चैप्टर आता है आपका संबंध एवं फलन। बहुत सारे संबंध आपने पढ़ा होगा, है ना, पापा का, है ना, मम्मी का, फुआ का, नानी का, मौसी का संबंध तुमने देखा होगा। गणित में भी संबंध होता है ना बाबू? तो उसका भी संबंध और हम फलन देखने वाले हैं, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उससे भी कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो जिसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हो भूमिका, यानी इसका इंट्रोडक्शन एक टाइप का छोटा सा, कि भाई क्या होता है ये, संबंधों के प्रकार, संबंध क्या होता है, संबंध के कितने प्रकार होते हैं, फलन क्या होता है, फलनों के प्रकार क्या होते हैं बेटा, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं यानी बाइनरी ऑपरेशन। ये 5 टॉपिक को हमें पहले चैप्टर में कवर करना है मेरे भाई। अगर मैं बात बता दूं तुमको, इकाई नंबर 1 जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर आपका संबंध एवं फलन हो गया, और दूसरा चैप्टर जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे भाई इकाई नंबर 1 से आपके 10 मार्क्स के यानी 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरा चैप्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति मेरे भाई। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे। तो इससे डरने वाली बात नहीं है, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हो। कक्षा 9 में भी शायद पढ़ा है तुमने, 10 में भी पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है और 12वीं में भी पढ़ने जा रहे हो। तो हमें नहीं लगता है इससे बच्चे डरने वाले हैं। बोलोगे सर जी इसका सामना सीना चौड़ा करके हम लोग करने वाले हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस अगर आपने 10वीं और 11वीं की थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, त्रिकोणमिति, तो बस उतना ही हमें चाहिए। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, और दूसरी बात आधारभूत संकल्पनाएं यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों के बारे में। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म यानी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। बस खेल खत्म इसका, यानी दूसरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है। बताइए, कुछ बहुत इजी, बहुत हार्ड नहीं लग रहा है ना तुमको? है क्या है इसमें? अब मैं बता दूं, इकाई नंबर 2 यानी यूनिट 2, मैं तुम्हें बताया
इकाई फर्स्ट खत्म, जिसमें 2 चैप्टर होते हैं और भैया उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपने देख लिया। इकाई नंबर 2 यानी बीजगणित, जिसको अलजेब्रा आप कहते हो, और अलजेब्रा के अंतर्गत यानी बीजगणित के अंतर्गत आपके कितने चैप्टर्स आते हैं, इसमें भी 2 चैप्टर होते हैं। तीसरा चैप्टर जो होता है आपका आव्यूह, और मैं बता दूं इकाई 2 से यानी बीजगणित से आपके टोटल जो होते हैं 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, जिसमें आपको पढ़ने हैं भूमिका। और मैं बता दूं ये आव्यूह पूरी तरह से आपके लिए नया है, और मैं बता दूं पूरे आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में सबसे इजी चैप्टर आपका यही है, यानी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ही इजी चैप्टर, आंख मूंद करके बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो जब पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा बेटा। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आव्यूह क्या होता है, आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूहों पर संक्रियाएं क्या हैं, ऑपरेशंस इसके, आव्यूहों का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये 8 टॉपिक हमें रगड़ देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपका चौथा चैप्टर आपका जो था भाई, है ना, इसी में आपका क्या था मेरे बच्चे, चौथा चैप्टर था, है ना, यानी इकाई 2 में यानी बीजगणित के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर हो गया यानी तीसरा चैप्टर, और चौथा चैप्टर आपका है सारणिक यानी डिटरमिनेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी जो आप पढ़ चुके हो ना आव्यूह, यानी आपने जो पहला तीसरा चैप्टर आपने देख लिया आव्यूह, उसी का छोटका भाई है ना भाई, उसी का छोटका भाई है सारणिक। तो हमें पढ़ना है इसमें कि आव्यूह और सारणिक, इसमें भी अंतर हम बताएंगे कि आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या होता है ना भाई। और सारणिक के अंतर्गत आप लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन, सारणिक क्या होता है, सारणिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना वो भी सारणिक की मदद से, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे, उपसारणिक और सहखंड, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, और उसके बाद सारणिक और आव्यूहों के अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो कुल इसमें 7 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी आपके चौथे चैप्टर में इकाई नंबर 2 यहां से खत्म हो जाता है, यानी यूनिट 2। ठीक है मेरे बच्चे, बोलोगे हाँ जी सर। अब आता है इकाई नंबर तीसरा, इकाई नंबर तीसरा जो आप बच्चे डरते हो मेरे भाई, हाँ, इकाई नंबर क्या, तीसरा से आप बच्चे डरते हो। यानी इकाई नंबर तीसरा क्या है बेटा, इकाई नंबर तीसरा है कलन, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हो मेरे बच्चे कैलकुलस। क्या? कैलकुलस कहते हो मेरे बच्चे, कैलकुलस कहते हो। और कैलकुलस ही एक पार्ट है जिससे आपके टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है, यानी 40 मार्क्स टोटल अकेले ये कवर करके बैठा हुआ है महाराज। तो डरने वाली बात नहीं है। और जब भी मैथ्स की बात होती है, गणित की बात होती है, तो लोग कहते हैं गणित में भैया कैलकुलस बहुत हार्ड होता है, सनक जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। अरे ना, तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। जब तुमने इन 3-4 चैप्टर को झेल गए तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। कक्षा 11 में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा सांतत्य और थोड़ा सा अवकलन के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा कक्षा 11 में तो भी डरने वाली बात नहीं है। मैं हूं ना मेरे भाई, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, सांतत्य क्या होता है मेरे भाई, कंटिन्यूटी क्या होती है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। अवकलन, है ना मेरे बच्चे, अवकलन क्या होता है ना। फिर चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन, लघुगणक भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा कि लॉगरिथमिक को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेसिक से। लघुगणकीय अवकलन मतलब लघु वाले जो लघुगणक जो आपके फंक्शन होंगे, फलन होंगे, उनका कैसे अवकलन करें, इन सारी चीजों को हम लोगों को करना है। फलनों के प्रचालिक रूपों के अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, मध्यमान प्रमेय, इन सारी चीजों को हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। यानी टोटल आपके 8 टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 5 में, है ना भाई। अब आ जाते हैं, अब इसी इकाई 3 के अंतर्गत 5वां चैप्टर हो गया, और इसी इकाई 3 के अंतर्गत आपका 6वां चैप्टर भी हो जाता है मेरे भाई, अवकलज के अनुप्रयोग। यानी जो भी आपने अवकलन पढ़ा है यानी 5वां चैप्टर, उससे रिलेटेड आपके डेली लाइफ में होने वाले यूज जो है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है राशियों के परिवर्तन की दर, है ना भाई, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब,
सन्निकटन, उच्चतम तथा निम्नतम मान कैसे ज्ञात करें, इन सारी चीजों को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और मैं बात करूं तो इससे 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का इसका बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है आपके एग्जाम में। हाँ, आते हैं क्वेश्चन बट ऑप्शनल होते हैं, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत ही मन से पढ़ना है और बहुत ही आसान भी होता है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं होती मेरे भाई। अब आते हैं 7वां चैप्टर इसी अंतर्गत, यानी कैलकुलस के अंतर्गत, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत ही आपका 7वां आता है चैप्टर समाकलन, जो भैया रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, इंटीग्रल यानी समाकलन की बात करें मेरे भाई, समाकलन 2 प्रकार का होता है ना, एक अनिश्चित और एक होता है निश्चित। तो इसमें हम 2 टॉपिक हम लोगों को कवर तो करना ही करना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है मेरे भाई? भूमिका यानी इंट्रोडक्शन होगा, समाकलन को ऑकलस के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में देखेंगे, समाकलन की विधियां यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी समाकलन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं, उन चीज मेथड को हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है ना, दूसरा है निश्चित समाकलन, फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म यानी इसके प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, है ना, खंडशः समाकलन, कलन की आधारभूत, ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करना है। यानी टोटल आपके इसमें 10 से 11 टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आपका पूरा का पूरा 7वां चैप्टर जो होता है, पूरा का पूरा यानी जो आपने अभी तक गणित पढ़ा है, वो सारी चीजें इसमें यूज होने वाली है। आपने कक्षा 9, 10, 11, 12वीं जो भी गणित पढ़ी है, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो ना, तो मेरे भाई डरने वाली बात नहीं, पूरा बेसिक से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, एकदम से डरने वाली बात नहीं। बस तुम्हें मुस्कुराना है और मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं उसी कलन के अंतर्गत, इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत ही समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है मेरे बच्चे। ये भी बहुत ज्यादा, मतलब जो आपने इंटीग्रल पढ़ा है ना मेरे बच्चे, इंटीग्रल आपने जो पढ़ा है यानी समाकलन जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड डेली लाइफ में होने वाले जो यूज हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यानी क्वेश्चंस आपको करने हैं मेरे भाई। इसमें भूमिका आपका क्या होता है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कैसे निकाले, इसको हम लोग को देखना है, 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करें, इन सारी चीजों को हम लोगों को कवर करना है। यानी 3 टॉपिक टोटल इसमें होते हैं, बहुत ही आसान होता है। और मैं अगर बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग में आपके, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है 9वां चैप्टर, उसी के अंतर्गत, आपके कैलकुलस के अंतर्गत ही, इकाई नंबर 30, देखो कितना ब्रॉड है। अब उसी में 9वां चैप्टर आपका जो आता है अवकल समीकरण, है ना मेरे भाई, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, आधारभूत संकल्पनाएं, है ना मेरे भाई, बेसिक कुछ मतलब कंसेप्ट इसमें हम लोग सीखेंगे। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, इन सारी चीजों को हम लोगों को हल करना है मेरे भाई, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट ये है कि सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, इकाई नंबर 4 की हम लोग बात करें। इकाई नंबर 4 की हम बात करें, यानी 10वां चैप्टर इसके अंतर्गत आता है, और टोटल इसमें 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 18 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल आते हैं मेरे भाई। चौथा यूनिट होता है, और इसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर्स होते हैं। एक तो ये 10वां चैप्टर यानी सदिश, आपने कक्षा 11 में वेक्टर पढ़ा होगा, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आपने जरूर पढ़ा होगा मेरे भाई। उसी के अंतर्गत भैया आपका गणित में भी पढ़ना है, यानी कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं 10वां चैप्टर जो है सदिश बीजगणित। बहुत ही आसान होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना मेरे भाई। और इसमें पढ़ना है भूमिका, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, सदिशों के प्रकार, सदिश क्या होता है, सदिश का योगफल, कैसे 2 सदिश को जोड़ा जाए, 2 सदिश का गुणनफल किया जाए, उसका डॉट प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, एक अदिश से सदिश का गुणन, 2 सदिशों का गुणनफल। तो इन सारी चीजों को, इन सारी कंसेप्ट को हम लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। इसमें टोटल आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इकाई नंबर 4 से। और इसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर होते हैं, पहला ये सदिश बीजगणित और दूसरा होता है आपका त्रिविमीय ज्यामिति।
यानी 11वां नंबर चैप्टर। अब 11वां नंबर चैप्टर की बात करें, 11वां नंबर चैप्टर से आप बहुत अच्छे से परिचित है मेरे भाई। कैसे? तो आपने कक्षा 9 भी पढ़ा होगा, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ज्यामिति पढ़ा होगा आपने, है ना? ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला, है ना? दूरी कैसे ज्ञात करें, 2 अक्ष दिए हो, याद है ना? कुछ याद आया? तो उसी तरह हम लोगों को क्या पढ़ना है, त्रिमिमीय ज्यामिति पढ़ना है, जिसमें भूमिका हो गया, इंट्रोडक्शन, रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को, जब हम पढ़ेंगे तो मजा आएगा मेरे भाई। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, है ना मेरे भाई बच्चे? दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, समतल क्या होता है, दो रेखाओं के सहतली होना, दो समतलों के बीच का कोण, समतल से दिए हुए बिंदु की दूरी, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण क्या होता है। हाँ, तो जरूर थोड़ा सा आपको ये कुछ टॉपिक जो आपको थोड़े से ऊपर से जा रहे होंगे, बट घबराना नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक ऐसे हवा में उड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है मेरे बच्चे। अब आ जाते हैं 12वां नंबर, जो आपका इकाई नंबर देखो नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना है कि इकाई नंबर आपका जो है, जो हो जाता है 5वां हो जाता है, क्योंकि आपका ये चौथा इकाई था, तो आपका 5वां इकाई में, आपका 5वां इकाई के अंतर्गत ये यूनिट नंबर आप डाल लीजिएगा। यूनिट नंबर आपका 5वां था, है ना? इकाई नंबर 5, इकाई नंबर 5, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका 12वां चैप्टर आ जाता है रैखिक प्रोग्रामन, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। और मैं ये बता दूं तुम्हें से कि 9 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और मैं बता दूं, अगर मैट्रिक्स के बाद, अगर आव्यूह के बाद, मैं बताया था ना, आव्यूह के बाद सबसे आसान चैप्टर अगर कोई होता है तो वो रैखिक प्रोग्रामिंग होता है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, और बहुत ही आसान होता है। मतलब आपको दो क्या दे देंगे, अक्ष दे देंगे, और उससे रिलेटेड भैया एक लाइन बनानी होगी, मतलब आपका पूरा का पूरा ग्राफ पे होगा काम, और आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी होता है। तो इसके अंतर्गत आपको भूमिका, रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण हम लोग देखेंगे, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार हम लोग देखेंगे, डेली लाइफ से रिलेटेड, है ना? सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका 12वां नंबर चैप्टर था, जो यूनिट नंबर 5 यानी इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक है, अब आता है मेरे बच्चे इकाई नंबर 6, जो आप जानते हो और इससे परिचित हो, यूनिट नंबर जिसको आप लोग कह सकते हो 6, यानी इकाई नंबर 6, है ना? इकाई नंबर 6 ये छठा और अंतिम आपका इकाई होता है, जो इसके अंतर्गत 13वां नंबर चैप्टर आता है प्रायिकता। तो टोटल मैंने आपको बोला था ना 13 चैप्टर होते हैं, तो इसमें लास्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रायिकता। और इसको कौन नहीं जानता? क्या तुम नहीं जानते हो इसको? इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, भली बात जानते हो, अच्छे से जानते हो, तो इससे घबराना नहीं है मेरे भाई। और प्रायिकता को आपने 9 में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा, 11 में, तो इससे क्यों घबराना? इसको तो तुम दौड़ा दौड़ा मारोगे। ठीक है मेरे भाई। और इससे मैं बता दूं, तुम्हारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भूमिका हो गई, इसकी सप्रतिबंध, प्रायिकता हो गई, प्रायिकता के गुणन नियम हो गए, फिर स्वतंत्र घटनाएं, वेज प्रमेय यानी बेस थ्योरम जिसको कहते हैं, यादृच्छिक और इसके प्रायिकता बंटन, और वर्णनौली परीक्षण और द्विपद बंटन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, इसमें मेन जो आपके होते हैं, ये 3 आपके जो होते हैं, 3 से 4 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, है ना? परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके ये 13 चैप्टर होते हैं, क्या क्या, थोड़ा बहुत टॉपिक को भी आपने जान लिया होगा। तो मेरे भाई आपको डरना नहीं है। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपका पेपर कैसे आता है, कैसे, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चलिए उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैं बता दूं आपका अंक वितरण के बारे में, तो टोटल अगर मैं अंक की बात करूं मेरे भाई, तो टोटल अंक की बात करूं तो टोटल आपके अंक जो होते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। कितने भाई? 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका जो पेपर होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है बहुविकल्पी, यानी आपका जिसको कहते हो एमसीक्यू, और दूसरा होता है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जिसमें आपको लिखने वाला काम होता है ना मेरे बच्चे? लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब सुनिए जरा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं अगर बता दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, आपको करने केवल 50 हैं। भाई तुम्हारा यहाँ पे कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। अगर तुमने मैथ को अच्छा से पढ़ा है तो सारे बच्चे 50 में 50 करके आते हैं, क्योंकि सोचो जरा 100 में से आधा करना है 50 मार्क्स के, यानी 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन करने होते हैं मेरे भाई। 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन, 50 अंक के ही क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल जो होते हैं 50 अंक यहां से हो गए, आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में मेरे भाई 30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 30 क्वेश्चन। लेकिन आपको टोटल 30 नहीं करने हैं, यही तो दिक्कत है। आपको 30 टोटल नहीं करना है, करने तो आपको टोटल 15 हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 दूनी कितना होता है, जल्दी बता दो, 30 होता है ना। तो आपके 30 मार्क्स यहां से आपको मिल जाते हैं। तो सोचिए 30 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। अरे क्यों नहीं कर पाइएगा? 30 में से आपको 15 करना है, कोई भी 15, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरह से 30 यहां से मिल गए। अब आता है दीर्घ उत्तरीय, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने? टोटल 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में सब नहीं करना है, करने केवल है, आप तो समझ गए होंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन। सिर्फ कितने? 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन में मेरे बच्चे तो आपके 50 ये हो गए, 30 ये हो गए, 50 30 80, और आपके हर एक क्वेश्चन वहां पे 5 मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गए कितने? 4 5 20, यानी आपके 20 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। तो कितने हो गए मेरे बच्चे? ध्यान देखिए, 20 30 50, और 50 आपको यहां से ऑब्जेक्टिव से मिल गए, यानी 100 मार्क्स आपको यहां पे मिल जाते हैं। यानी आपने क्या देखा पैटर्न को? सब कुछ आधा कर देना है। क्या? सब कुछ आधा कर देना है, यानी ऑब्जेक्टिव को भी आधा करना है, इस लघु उत्तरीय को भी आधा करना है, और दीर्घ उत्तरीय को भी आधा करना है। अब बताओ तुम नहीं कर पाओगे है? तो किस बात की डर? तो आज से ही लग जाओ, पूरा का पूरा हम लोग साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, जिसमें आपके गणित है ना, साइंस, जिसमें साइंस में जितने भी पार्ट्स हैं, भौतिक विज्ञान हो गए, रसायन विज्ञान हो गए, जीव विज्ञान, इन सारी क्लासेस को क्या है कि अब एक रूटीन वाइज यहाँ पे चलने वाली है, यहाँ पे भी चलेगी और हमारे विद्याकुल ऐप पे भी चलेगी। तो आपकी सारी क्लासेस तो वहीं पे होने वाली है, यानी विद्याकुल ऐप पर। यहाँ पे कुछ क्लासेस होंगी जो यूट्यूब पे, तो आपको यहाँ से जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक भी ठोक के दबाएं और हचक के शेयर कर दें। तो मिलते हैं अपने इस आने वाले सेशन में, और मस्ती से पढ़ेंगे, सभी को मस्त होकर के और बढ़िया से पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।